यूएस गवर्नमेंट ने फ्राइडे 19 सितंबर को एक ऐसा डिसीजन लिया जिसका इंडियन इमिग्रेशन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। यूएस ने H1B वीजा के न्यू पेटिशंस का वन टाइम फी $1 लाख या लगभग 88 लाख रुपीस सेट कर दिया है। ये फी हाइक सिर्फ नए एप्लीकेशंस के लिए है, रिन्यूअल्स के लिए नहीं। इस डिसीजन के पहले नए एप्लीकेशन का फी $2,000 to $5,000 या 1.7 लाख to 4.4 लाख रुपीस था। अब इंडियन सिटीजन्स को सिर्फ यूएस जाने के लिए ही करोड़पति बनने की जरूरत होगी और इंडियंस पे इस डिसीजन का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। हर 4 H1B वीजाज में से 3 इंडियंस के लिए बनते हैं। इस डिसीजन का इंपैक्ट सिर्फ एस्पिरेशंस पे ही नहीं पड़ेगा। इस डिसीजन से इंडिया के आईटी सर्विसेज फर्म को भी नुकसान हो सकता है। आफ्टर ऑल इस सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा H1B वीजाज इश्यू होते हैं। कई बिजनेस मॉडल्स इन वीजाज पे डिपेंडेंट होते हैं। आज की वीडियो में हम इस डिसीजन का इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंडियन आईटी कंपनीज H1B वीजाज पे डिपेंड क्यों करते हैं। फिर हम H1B वीजा को दूसरे वीजा से कंपेयर करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि इस डिसीजन का इंडियन आईटी सेक्टर पे एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड में हम ये देखेंगे कि इंडिया इस डिसीजन से कैसे डील कर सकता है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज H1B वीजास पे इतना डिपेंड क्यों करती हैं। देखो दोस्तों, विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस जैसे कंपनीज अपने रेवेन्यू का मेजर पार्ट अमेरिकन क्लाइंट से कमाते हैं। इन कंपनीज के एम्प्लॉइज अपने ज्यादातर काम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टास्क्स जैसे क्लाइंट्स का वर्कफ्लो समझना और क्रिटिकल सिस्टम्स मेंटेन करना, जिनके लिए एम्प्लॉइज को फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है। इन स्पेसिफिक टास्क के लिए कंपनीज अपने कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अमेरिका में क्लाइंट साइट्स पे भेज देते हैं। अमेरिका जाने की यह अपॉर्चुनिटी ही कई इंडियंस के लिए इन कंपनीज को ज्वाइन करने का कारण है। एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बैंगलोर में एनुअली लगभग $30,000 कमाता है, वो न्यूयॉर्क में किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी का हिस्सा बन सकता है। और तो और अमेरिका में रहने के हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग के कारण इन एम्प्लॉइज को पे हाइक्स भी मिलते हैं। इंडियन आईटी फर्म्स एनुअली अपने अमेरिकन क्लाइंट्स को लगभग $150,000 to $200,000 बिल करते हैं। बदले में उन्हें बस कुछ एम्प्लॉइज को पे हाइक्स के थ्रू अमेरिका भेजना पड़ता था। इस मॉडल को ऑन साइट ऑफशोर कहते हैं और इस मॉडल के थ्रू इंडियन आईटी फर्म्स के मार्जिन्स का बहुत फायदा हुआ है। जो एम्प्लॉइज ऑन साइट या क्लाइंट के कंट्री में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, वो कंपनी के प्रोजेक्ट टीम का बस 20 to 30% होते हैं। बाकी टीम इंडिया में ही रहती है। इस मॉडल में कंपनी अपने फॉरेन क्लाइंट से हाई रेवेन्यू कमा सकती है, लेकिन ये अपने डोमेस्टिक एम्प्लॉइज को लो कॉस्ट पे मेंटेन कर सकती है। जैसे इन्फोसिस की बात करें तो इसके टोटल एम्प्लॉइज के बस 3.3% के पास H1B वीजा है, लेकिन ये एम्प्लॉइज कंपनी के रेवेन्यू का 11.5% जनरेट करते हैं। लेकिन अब H1B वीजा का फी $1 लाख हो जाने पे इंडियन आईटी कंपनीज के लिए ये बेनिफिट खत्म हो जाता है। इस सिस्टम को काम करने के लिए कंपनी को अब हर ऑनसाइट वर्कर से $1 लाख एडिशनली कमाना होगा, नहीं तो इस रूट का अब कोई फायदा ही नहीं है। इस डिसीजन के कारण आईटी कंपनीज का ऑनसाइट ऑफशोर मॉडल वीक हो जाता है, लेकिन ये फी तो बस H1B वीजा पे लगा है। इंडिया को यूएस में दूसरे टाइप्स के वीजाज भी मिल सकते हैं। फिर H1B वीजा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? H1B वीजाज के कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। एम्प्लॉय का वीजा एम्प्लॉयर को स्पॉन्सर करना पड़ता है, मतलब इंडियन आईटी कंपनी पर ऑनसाइट वर्कर लगभग $5,000 पे करती हैं। इस वीजा पे एक कैप या अपर लिमिट भी है। अगर इस लिमिट से ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं तो लॉटरी सिस्टम के थ्रू इन्हें सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर इसे इसके ऑल्टरनेटिव से कंपेयर करते हैं तो ये समझ में आता है कि H1B वीजा बेटर है। जैसे L1 वीजा की बात करें तो ये एक कंपनी के अंदर ट्रांसफर अलाउ करती है और इस वीजा में कोई लॉटरी सिस्टम भी नहीं है। लेकिन ये वीजा सिर्फ उन एम्प्लॉइज को मिल सकता है जिनके पास कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, और इन एम्प्लॉइज को बिजनेस के यूएस आर्म से डायरेक्टली सुपरवाइज होना होता है। करंट सिस्टम में इंडियन एम्प्लॉइज इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं। और तो और इंडियन आईटी फर्म्स कई बार L1 वीजास का मिसयूज करके इन्हें H1B वीजास की जगह यूज करने की कोशिश करते हैं। ये इन कंपनीज के बॉडी शॉपिंग नाम की एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। इसमें जेनेरिक आईटी एम्प्लॉइज को स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले एम्प्लॉइज के जैसे वीजास दिलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस सिस्टम का उल्टा इफेक्ट हो गया। 2012 to 2014 के ड्यूरेशन में 56% इंडियन L1 वीजा पेटिशंस रिजेक्ट कर दिए गए ताकि बॉडी शॉपिंग रोका जा सके। इसके बाद आते हैं B1 वीजास, जो बिजनेस विजिटर्स को दिए जाते हैं। ये वीजास टेम्पररी होते हैं और एम्प्लॉइज को कुछ दिनों के कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स अटेंड करने के लिए दिए जाते हैं। इंडियन आईटी फर्म्स ने B1 वीजास के थ्रू भी H1B वीजास का कैप अवॉइड करने की कोशिश की थी, लेकिन कंपनीज को बहुत मुश्किल तरीके से समझाया गया कि ये फ्रॉड है। जैसे 2013 में इन्फोसिस ने $34 मिलियन का सेटलमेंट पे किया था, क्योंकि ऐसा पाया गया था कि उन्होंने B1 वीजास ऑन साइट वर्कर्स के लिए इलीगली यूज किया था। थर्ड टाइप का वीजा है O1 वीजा। इन वीजास का अप्रूवल रेट हाई है
और इन पे कोई कैप भी नहीं होता। लेकिन ये वीजा सिर्फ फेमस रिसर्चर्स और अवार्ड विनर्स को ही दिए जाते हैं। तो इंडियन आईटी के एवरेज एम्प्लॉइज इस वीजा के लिए भी एलिजिबल नहीं होते। इसलिए H1B वीजा ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू स्किल्ड इंडियन वर्कर्स को लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए यूएस भेजा जा सकता है। H1B वीजा के थ्रू एक नॉर्मल एम्प्लॉय जिसके पास कोई स्पेशल नॉलेज या इंफॉर्मेशन ना हो, वो भी 6 इयर्स तक के लिए यूएस रिलोकेट कर सकता है। यह अकेला ऐसा तरीका था जिसके थ्रू इंडियन आईटी कंपनीज अपने स्किल्ड एम्प्लॉइज का फॉरेन मार्केट्स में हाई वैल्यू का फायदा उठा सकते थे। ये कंपनीज कई हजारों H1B वीजास के थ्रू बड़े प्रॉफिट्स कमा सकते थे। तो क्या यूएस का ये डिसीजन इंडियन आईटी इंडस्ट्री को पूरी तरह खत्म कर देगा? नॉट रियली। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और इंडियन आईटी इंडस्ट्री ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड है। आफ्टर ऑल यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी काफी टाइम से अनस्टेबल रहा है। जैसे सितंबर 11 के बाद बढ़ते सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण यूएस वीजा इंस्टेंसेस स्लो हो गए थे। 2009 में यूएस ने एम्प्लॉय अमेरिकन वर्कर्स एक्ट इंप्लीमेंट किया, जिसके कारण स्ट्रिक्टर H1B वीजास के थ्रू आउटसोर्सिंग डिफिकल्ट हो गया। प्रेसिडेंट ट्रंप के 2017 के पहले टर्म में H1B डिनायल रेट्स 2015 के 6% से 2018 तक 24% तक बढ़ गए थे। फिर कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इंडियन सिटीजन्स को बस एक वीजा अपॉइंटमेंट के लिए भी 2 साल तक वेट करना पड़ता है। इसलिए पिछले कुछ सालों में इंडियन आईटी फर्म्स ने ऑन-साइट स्टाफिंग पे डिपेंडेंस कम करने का डिसीजन लिया है। इसके लिए कंपनीज या तो यूएस लोकल्स को हायर करते हैं, नहीं तो अपने क्लाइंट्स को ज्यादा काम इंडिया ऑफशोर करने के लिए कन्विंस करते हैं और इस स्ट्रैटेजी से रिजल्ट्स भी मिले हैं। इन्फोसिस के केस में H1B वीजा पे ऑन-साइट स्टाफ कुछ साल पहले के 30% से फाइनेंशियल 25 में 24% तक कम हो गए। HCL की बात करें तो उनके यूएस वर्कफोर्स का 80% अब लोकल यूएस हायर्स हैं। ये कुछ साल पहले के 70% से बढ़ा है। पूरे इंडस्ट्री में H1B वीजा होल्डर्स अब इंडियन आईटी कंपनीज के टोटल हेडकाउंट का 3 to 5% है। लगभग 10 साल पहले ये नंबर 10% से भी ज्यादा था। और तो और ज्यादा क्लाइंट वर्क भी अब ऑफशोर शिफ्ट किया जा रहा है। जिन कंपनीज का ऑफशोर टू ऑन-साइट रेशियो 70-30 हुआ करता था, अब वो 80-20 की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ इंडियन आईटी इंडस्ट्री अब यूएस के अलावा दूसरे रीजन्स में भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां इनके बिजनेस मॉडल को ज्यादा स्टेबिलिटी मिल सके। मतलब इंडियन आईटी फर्म्स इस डिसीजन से डील करने के लिए रेडी तो लग रहे हैं, लेकिन इस डिसीजन का कंपनी के नंबर्स पे अभी कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है? देखो दोस्तों, इतना तो ऑब्वियस है कि कंपनीज अब H1B वीजास के लिए कम एप्लीकेशंस भेजेंगे, स्पेशली तब जब नए डिसीजन के अंडर हर अप्रूव्ड एप्लीकेशन का मतलब कंपनी के लिए एक $1 लाख का एक्सपेंस होगा। कंपनीज वीजा एप्लीकेशंस राशन करेंगे और सिर्फ तभी अप्लाई करेंगे जब इनकी जरूरत हो। इसलिए कुछ एनालिस्ट के हिसाब से नए एप्लीकेशंस के कारण कंपनी के मार्जिन्स पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इन एनालिस्ट के हिसाब से इंपैक्ट का साइज कंपनीज के फाइनेंशियल 27 के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 0.5 to 6% होगा। फ्यूचर वीजास के लिए कंपनीज को शायद हायर कॉस्ट से डील करना पड़ सकता है, लेकिन ये कोई ऐसा अमाउंट नहीं होगा जो वो हैंडल ही ना कर सकें। इनफैक्ट इस डिसीजन का इंपैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट्स अपने काम का ज्यादा हिस्सा ऑफशोर कर रहे हैं। टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने ऑफशोरिंग पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि कंपनी और ज्यादा ऑफशोरिंग करेगी, नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या GCCs बनेंगे और ऑटोमेशन भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ कंपनीज को अपने बिजनेस ऑपरेशंस रीथिंक करने पड़ सकते हैं। CLSA के एनालिस्ट्स के हिसाब से LTI Mindtree और Persistent Systems जैसे कुछ कंपनीज बड़े आईटी प्लेयर्स से भी ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपने H1B वीजा एम्प्लॉइज से जनरेट होने वाले अर्निंग्स पे बड़े फर्म से ज्यादा डिपेंडेंट हैं। जिन एम्प्लॉइज के पास ऑलरेडी वीजा है उन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन फिलहाल नए एम्प्लॉइज को यूएस भेजना मुश्किल हो रहा है। इंडियन आईटी कंपनीज को अपने वीजा एप्लीकेशंस अब प्लान करने होंगे। इंडिया के आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री के स्टोरी का एक और साइड है और वो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या GCCs। क्या आपको पता है इंडियन आईटी कंपनीज अब H1B वीजा के सबसे बड़े यूजर्स नहीं हैं। फाइनेंशियल 24 में यूएस बिग टेक कंपनीज को इंडिया के टॉप 7 आईटी फर्म्स के टोटल से ज्यादा H1B अप्रूवल्स मिले थे। तो यूएस के नए पॉलिसी का इंपैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज से ज्यादा यूएस टेक कंपनीज पे पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है, इंडियन आईटी फर्म्स की तरह GCCs के इंडियन आर्म्स थर्ड पार्टी क्लाइंट्स के लिए काम नहीं करते। GCCs इंडिया में खुद के ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं। MNCs इंडिया में GCCs बनाते हैं ताकि वो इंडिया के लोअर लेबर कॉस्ट का फायदा उठा सके और उनसे लो वैल्यू टास्क करवा सके। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया के GCCs रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे हाई वैल्यू टास्क भी कर रहे हैं और MNCs के इंपॉर्टेंट ब्रांचेस बन जा रहे हैं और इन GCCs से यूएस बेस्ड फर्म्स टॉप टैलेंट को अमेरिका में ट्रांसफर करते हैं। इस प्रोसेस के लिए ये फर्म्स H1B वीजास का यूज करते हैं।
इस मेथड के थ्रू ये फर्म्स इंडिया के सॉलिड कॉस्ट एफिशिएंट टेक टैलेंट के टॉप परफॉर्मर्स सोर्स कर सकते हैं। और इन फर्म्स पे इस $1 लाख डिसीजन का क्या इंपैक्ट होगा, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट तो गेस नहीं किया जा सकता, लेकिन एक टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल के हिसाब से इस डिसीजन के कारण इंडिया के आईटी सेक्टर में एक बूम आ सकता है। यूएस फर्म्स इंडियन टैलेंट के पीछे इतना पैसा खर्च करने की जगह अपने टास्क इंडिया और इंडियन फर्म्स में शिफ्ट करना प्रेफर कर सकते हैं। यूएस फर्म्स के लिए यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लिमिटेशंस भी नहीं है, वो बस अपने कॉस्ट बचाना चाहती हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जिस डिसीजन के कारण हम सब ने सोचा कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री का नुकसान होगा, उसके कारण शायद हमारा फायदा हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या इस डिसीजन का इंडियन आईटी इंडस्ट्री पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।